नमस्कार, स्वागत है आपका एक बार फिर से आपके YouTube चैनल राउंड टू मैथ में। आज हम फिजिक्स के क्रम को आगे बढ़ाते हुए पढ़ेंगे न्यूटन्स लॉ ऑफ मोशन। इसके पिछले पार्ट में हम फोर्स डिस्कस किए थे, इंट्रोडक्शन ऑफ फोर्स पूरा था। आप सबको पता है कि फोर्स को अच्छे से एक्सप्लेन करने के लिए हमें न्यूटन्स लॉ ऑफ मोशन की जरूरत पड़ती है। इस पार्ट में न्यूटन्स लॉ ऑफ मोशन जो 3 होते हैं उसमें पहला न्यूटन्स फर्स्ट लॉ ऑफ मोशन हम डिस्कस करेंगे। इसका एग्जाम्पल, एग्ज़ाम में आने वाले सारे प्रश्न और जो भी इसके थियरी वगैरह हैं पूरा डिस्कस करेंगे। बने रहिएगा वीडियो में अंत तक। अब आप न्यूटन्स लॉ ऑफ मोशन के बारे में अगर थोड़ा सा भी जानते हैं तो पता है कि मैकेनिक्स, यांत्रिकी पूरी तरह 3 नियमों पर आधारित है। मैकेनिक्स, यांत्रिकी पूरी तरह 3 नियमों पर आधारित है, जिसे सबसे पहले न्यूटन्स ने अपनी किताब मैथमेटिशिया प्रिंसिपिया, नाम याद रखिएगा। ये क्वेश्चन आ चुका है कि न्यूटन्स लॉ ऑफ मोशन किस किताब में लिखा गया है या न्यूटन्स की लिखी गई किताब कौन सी है। तो ऑप्शन जब भी आता है तो ये प्रिंसिपिया नाम बस आता है, ठीक है। तो याद रखिएगा, यांत्रिकी 3 नियमों से बस चलती है, जिसका सबसे पहले जिक्र न्यूटन्स ने अपनी प्रसिद्ध किताब मैथमेटिशिया प्रिंसिपिया में किया था। और ईयर पूछ दे किस साल में, तो 1687, याद रखिएगा 1687 में, 1687 में न्यूटन्स ने गति के नियमों का उल्लेख लेखबद्ध तरीके से बढ़िया से अपनी किताब मैथमेटिशिया प्रिंसिपिया में किया था। और न्यूटन के गति विषयक ये तीनों नियम हमारे गति विज्ञान, डायनामिक्स और खगोल विज्ञान, एस्ट्रोनॉमी का मूल आधार है। याद रखिएगा, इन नियमों की सत्यता का सर्वश्रेष्ठ प्रमाण यह है कि आकाशीय या पार्थिव, टेरेस्ट्रियल, आकाशीय या पार्थिव पिंडों के बारे में जो भी भविष्यवाणी की गई या की जाती है वो पूरी तरह से न्यूटन्स के इन तीनों नियमों पर बिल्कुल सटीक बैठती है। आप इसका इंपॉर्टेंस समझ सकते हैं कि मैकेनिक्स में क्या है ये तीनों नियम गति के। तो आइए न्यूटन्स के तीनों नियमों को संक्षेप में देख लेते हैं, फिर हम ब्रीफली जो है एक एक नियम को एक एक पार्ट में पढ़ते रहेंगे। शॉर्ट में न्यूटन्स के तीनों नियम में क्या क्या कहा गया है प्रथम और द्वितीय तृतीय नियम में, यह देख लेते हैं। तो देखिए, न्यूटन्स का जो प्रथम नियम है, फर्स्ट लॉ ऑफ मोशन है, इसमें इनर्शिया के बारे में बताया गया है। इनर्शिया के बारे में बताया गया है, इसे हम लॉ ऑफ इनर्शिया भी कहते हैं, जड़त्व का नियम भी कहते हैं। इसमें किसी वस्तु की स्थिति में परिवर्तन करने के लिए बल आवश्यक होता है। किसी वस्तु के स्थिति में परिवर्तन करने के लिए बल एक आवश्यक घटक है, यह बताया गया है। बिना बाह्य बल के किसी वस्तु की स्थिति में परिवर्तन नहीं हो सकता। ये गैलीलियो का स्टेटमेंट था। इसी पे पूरा एग्जाम्पल और पूरा जो कॉन्सेप्ट रहेगा आपका प्रथम नियम में होता है। यानी कि आपके ग्रुप डी में यह भी पूछा था कि बल की परिभाषा न्यूटन्स के किस नियम से दी जाती है, तो बल की परिभाषा न्यूटन्स के प्रथम नियम से दी जाती है। इसे मैं लिखा हूं कि बल का प्रभाव या बल की परिभाषा प्रथम नियम से जाती है। ये प्रथम नियम का था। दूसरा नियम में अगर हम आते हैं तो किसी वस्तु के स्थिति में जो लगने वाला फोर्स बल है वो किसी वस्तु की स्थिति में कितना परिवर्तन कर रहा है, किसी वस्तु की स्थिति में बल लगकर कितना परिवर्तन कर दे रहा है, वह हम न्यूटन्स के द्वितीय नियम में समझते हैं। तो आप कह सकते हैं कि इस नियम में हम मैग्नीट्यूड ऑफ फोर्स देखते हैं, बल का परिमाण देखते हैं। यह पूरी तरह से संवेग और आवेग पर बेस है। संवेग और आवेग का नियम भी से कह सकते हैं। तो मोमेंटम और इम्पल्स क्लियर करने के बाद तब न्यूटन सेकंड लॉ ऑफ मोशन आपको बहुत अच्छे समझ में आएगा। याद रखिएगा, बल का परिमाण F बराबर ma या F बराबर डेल्टा P बाई डेल्टा टी, ये किस नियम से दिया गया, न्यूटन्स के द्वितीय नियम से दिया गया। तो बल का जो प्रभाव है, जो बल की परिभाषा है, वो प्रथम नियम में है, और जो बल का परिमाण है या बल जो मैग्नीट्यूड कितना परिवर्तन कर देता है किसी वस्तु में बल लगकर, वह द्वितीय नियम में बताया गया। अब आप देख सकते हैं कि प्रथम नियम और में परिवर्तन और दूसरे नियम में परिमाण को बता दिए हैं, लेकिन इन दोनों नियमों में ये बात इंक्लूड नहीं होती है कि बल का सोर्स कहाँ से है, ये बल कहाँ से उत्पन्न हो रहा है, ये पहले और दूसरे नियम में नहीं बताया गया। बल उत्पन्न कैसे होगा या बल कितना इफेक्ट किसी पर
किस दिशा में कर रहा है, किस डायरेक्शन में कर रहा है, ये हम पढ़ते हैं न्यूटन्स के तृतीय नियम में, जिसे हम क्रिया प्रतिक्रिया का नियम भी कहते हैं कि प्रत्येक क्रिया के विपरीत एक प्रतिक्रिया होती है। जिस तरह से कि बैलगाड़ी, घोड़ा गाड़ी का एग्जाम्पल ले लीजिए, बंदूक से गोली छूटने पर बंदूक का पीछे हटना, ऐसे तमाम एग्जाम्पल आएंगे। एक छोटा सा एग्जाम्पल है, तो ये न्यूटन का गति विषयक तीनों नियम कुल 3 या 4 वीडियो बनाने में कंप्लीट होगा। पहले इस पार्ट में हम न्यूटन्स के गति विषयक प्रथम नियम को पूरी तरह से पढ़ेंगे। आइए देखते हैं न्यूटन्स फर्स्ट लॉ ऑफ मोशन। न्यूटन्स फर्स्ट लॉ ऑफ मोशन के क्या टर्म है, क्या डिफिनीशन बनेगा, वो देख लेते हैं। तो देखिए न्यूटन्स फर्स्ट लॉ ऑफ मोशन जो है वो पूरी तरह से किस पे डिपेंड है, आपका जड़त्व। तो सबसे पहली बात, अगर आपको कोई चीज़ सीखना है, अच्छे से समझना है, तो आपको उसका बेस पकड़ना पड़ेगा। अर्थात पहले हम जड़त्व इनर्शिया को समझेंगे, इनर्शिया को समझने के बाद तब हम जाएंगे न्यूटन्स के प्रथम नियम को समझने। और अगर आप जड़त्व समझ गए हैं तो मुझे कुछ इसमें बताना ही नहीं होगा, पूरी तरह से इनर्शिया पे बेस है। ये देखते हैं जड़त्व। इनर्शिया, जड़त्व क्या है? किसी वस्तु का वह गुण, याद रखिएगा, किसी वस्तु का वह गुण जिसके कारण वह अपनी स्थिति में होने वाले परिवर्तन का विरोध करती है, जड़त्व कहलाता है। छोटी सी परिभाषा है, याद रखिएगा, किसी वस्तु का वह गुण, या कह सकते हो कि वस्तुओं का वह गुण जिसके कारण वह अपनी स्थिति में होने वाले परिवर्तन का विरोध करती है, जड़त्व कहलाता है। यदि कोई वस्तु गति में है तो वह गति में रहना चाहेगी, और यदि वह विराम में है तो विराम में रहना चाहेगी, और जिस निश्चित दिशा में है उसी निश्चित दिशा में बनी रहना चाहेगी जब तक कि उस पर कोई बाह्य बल न लगे। तो यहाँ से गैलीलियो ने सबसे पहले, हाँ पेपर में क्वेश्चन बन गया आपका, कि जड़त्व को सबसे पहले किसने डिफाइन किया? तो जड़त्व को बताने वाला सबसे पहले वैज्ञानिक जो थे वो गैलीलियो थे। बाद में न्यूटन्स ने इसे बहुत ब्रीफली डिस्क्राइब किया, बहुत अच्छे से। लेकिन अगर पेपर में आ जाए कि जड़त्व को बताने वाले सबसे पहले वैज्ञानिक कौन थे, तो गैलीलियो अगर ऑप्शन में है तो गैलीलियो सबसे पहले आप मारिएगा। अगर गैलीलियो नहीं है तब न्यूटन्स मारिएगा, नहीं तो गैलीलियो है तो गैलीलियो को प्रायोरिटी दीजिएगा। तो जड़त्व को बताने वाले सबसे पहले वैज्ञानिक थे गैलीलियो। जड़त्व क्या है? यह वस्तुओं का गुण है। अच्छा, आप ये मत कहिएगा जैसे किसी वस्तु पर बल लग रहा है तो उसको अपोज रोक रहा है तो एक रिएक्शन फोर्स हो सकता है, नहीं। कभी आप गलती से भी पूछ दे कि जड़त्व क्या है, एक प्रतिक्रिया है, नहीं, ये प्रतिक्रिया नहीं है, रिएक्शन नहीं। इनर्शिया इज नॉट अ रिएक्शन, इट इज टेंडेंसी। ठीक, याद रखिएगा कि जड़त्व एक गुण है, टेंडेंसी है, रिएक्शन या फोर्स नहीं है। अपोज करता है बस, लेकिन ये फोर्स नहीं है। अब जड़त्व में जो गैलीलियो का स्टेटमेंट था आपका, गैलीलियो का जड़त्व का नियम अगर आप देखें अच्छे से तो कई स्टेटमेंट पढ़े होंगे आप, कि बिना बाह्य बल के, पढ़ लीजिएगा, कि बिना बाह्य बल के किसी वस्तु के स्थिति में परिवर्तन करना असंभव है। विदाउट एक्सटर्नल फोर्स किसी भी बॉडी के पोजीशन में आप कोई चेंज नहीं कर सकते। ये गैलीलियो का स्टेटमेंट था। अब इनर्शिया को 3 भागों में बांटा गया है। टाइप्स ऑफ इनर्शिया देख लेते हैं। इनर्शिया को 3 भागों में बांटा गया है। अच्छा, एक छोटा सा क्वेश्चन यहाँ बन गया, देखिए ये भी पूछा हुआ था आपके रेलवे ग्रुप डी में कि जड़त्व क्या है? गुरुत्वीय त्वरण की माप है, द्रव्यमान की माप है, भार की माप है, इस तरह से 4 ऑप्शन आए थे। तो जड़त्व जो है ये द्रव्यमान के कारण होता है। किसी भी वस्तु का जड़त्व का गुण, किसी भी वस्तु में जड़त्व का गुण किसके कारण है? उसके द्रव्यमान के कारण है। तो याद रखिएगा, जड़त्व का मूल लक्षण द्रव्यमान है। द्रव्यमान जितना ज़्यादा होगा वस्तु का जड़त्व उतना ज़्यादा होगा। एक छोटा सा एग्जांपल ले लेते हैं हम। अगर 10 किलो की कोई वस्तु है और एक 100 किलो की वस्तु है, आप किसे जो है कम बल लगा करके विस्थापित कर देंगे, या किसे ज़्यादा बल लगाना पड़ेगा विस्थापित करने के लिए? सिंपल सी बात है, 100 किलो। 100 किलो को ज़्यादा फोर्स की ज़रूरत पड़ रही है, यहाँ ज़्यादा बल की ज़रूरत पड़ रही है। इसका मतलब है कि 100 किलो में जड़त्व ज़्यादा है। तो किसी भी वस्तु का जड़त्व उसके द्रव्यमान पर निर्भर करता है, या आप परिभाषा मास का भी पढ़ेंगे तो पूरी तरह से द्रव्यमान इनर्शिया की ही माप होती है। एक दूसरे के पूरक हैं इनर्शिया और मास। तो आपका ये जड़त्व द्रव्यमान का माप होता है। द्रव्यमान ज़्यादा होगा, जड़त्व ज़्यादा होगा वस्तु का, द्रव्यमान कम होगा, वस्तु में जड़त्व कम होगा। याद रखिएगा, ये 3 प्रकार का होता है। विराम का जड़त्व, इनर्शिया ऑफ रेस्ट, गति का जड़त्व, इनर्शिया ऑफ मोशन, एंड दिशा का जड़त्व, इनर्शिया ऑफ डायरेक्शन। तो देखिए,
एग्जाम्पल अगर आपको यहीं से समझना है अच्छे से, तो मैं न्यूटन्स फर्स्ट लॉ ऑफ मोशन का एग्जाम्पल इसी में समझाता चलूँगा। अगर आप देखिए बहुत ज़्यादा लिख देने से बोर्ड पे आपको भी प्रॉब्लम होती थी और हमको बड़ा टाइम वेस्ट हमारा होता था, बहुत ज़्यादा लिखना पड़ता था। वेस्ट नहीं होना, फिर भी थोड़ा सा समय लग जाता, समझ ही रहे हैं आप कितना ज़्यादा लिखना। तो एग्जाम्पल मैं बोलूँगा, अगर आप सच में सीरियस हैं, पढ़ रहे हैं, अगर आपको लग रहा है कि हम थोड़ा सा भी आपकी मदद कर पा रहे हैं, तो आप नोट कर सकते हैं कि एग्जाम्पल सर ये बोले थे, ये एग्जाम्पल होता है। एग्जाम में आएंगे तो आप अटेम्प्ट कर लोगे, लिखे रहोगे तो कभी पढ़ सकते हो, या फिर आप बहुत अच्छे हैं सुन के सीख लीजिए, भैया हमको कुछ नहीं है। चलिए देख लेते हैं विराम का जड़त्व। ध्यान से एक एक एग्जाम्पल पकड़िएगा, न्यूटन फर्स्ट लॉ ऑफ मोशन यहीं से डिस्क्राइब हो जाएगा पूरा का पूरा। तो देखिए विराम का जड़त्व, इनर्शिया ऑफ रेस्ट, नाम से ही क्लियर करिएगा कि यदि कोई वस्तु विराम में है तो वह तब तक विराम में ही बनी रहेगी जब तक कि उस पर कोई बाह्य बल न लगे। when an body is in rest, it will continuously in rest until an external force apply on it। जब तक कि उस पर कोई बाह्य बल न लगे वस्तु विराम में ही रहेगी। इसे हम विराम का जड़त्व कहते हैं। एग्जाम्पल के तौर पे आप एग्जाम्पल ले सकते हैं। सबसे पहला कि अगर आप किसी वाहन में, कार, बस, कुछ भी हो सकता है, किसी वाहन में असावधानी से बैठे हों और वाहन अचानक चल पड़े, बैठे रेस्ट में और अचानक से वाहन चल पड़े, तो आप पीछे की तरफ झटका खा जाते हैं या पीछे की तरफ गिरते हैं। इसका एक्सप्लेनेशन अगर आप चाहते हैं कि कैसे व्याख्या, तो सिंपल सी बात है कि जब आप गाड़ी में बैठे थे, गाड़ी भी रेस्ट में थी, आप भी रेस्ट में थे, तो आप अपना रेस्ट बनाए रखना चाहेंगे। तो जब आपका व्हीकल चलेगा, वाहन चल दिया, तो जो शरीर का हिस्सा वाहन के संपर्क में था वो तो चल पड़ा उसके साथ, लेकिन ऊपरी हिस्सा जो वाहन के संपर्क में कम रहा या नहीं रहा, वो रेस्ट में ही रहना चाहा, ड्यू टू इनर्शिया ऑफ रेस्ट, वो पीछे रह जाता है। तो इसी तरह हम पीछे झटका खा जाते हैं। दूसरा एग्जाम्पल ले लीजिएगा कि गंदा चादर या गंदा कपड़ा है, उसे डंडा से पीटने पर उसमें से धूल के कण बाहर आ जाते हैं। ये भी एग्जाम्पल है इनर्शिया ऑफ रेस्ट का। क्यों? क्योंकि जब आप गंदे चादर या कपड़े को डंडे से पीटते हैं तो आप फोर्स लगाते हैं गंदे चादर या कपड़े पर, न कि उस धूल के कण पे, पार्टिकल पे। तो वही रहना चाहता है और चादर से अलग हो जाता है और निकल जाता है। तीसरा एग्जाम्पल आप ले सकते हैं। आप तीसरे एग्जाम्पल में एक ग्लास लीजिए, ग्लास के ऊपर एक गत्ता कार्ड, प्लेइंग कार्ड ले लीजिए, पतला कार्ड कोई ले लीजिए, ऊपर एक ताश का पत्ता या कुछ भी रख के उसके ऊपर एक सिक्का रख दें। अगर आप तेज़ी से फोर्स लगाते हैं गत्ते पर, या वो ताश का जो पत्ता रखें उसके ऊपर सिक्का रखें, अगर ताश के पत्ते पर तेज़ी से फोर्स लगाए हैं तो एक आप फिगर से भी समझ सकते हैं कि इस तरह ग्लास है, इस पर एक गत्ता है, इस पर सिक्का रखा हुआ है। अगर आप फोर्स गत्ते पर लगाएंगे तो ये सिक्का जो है आपका गिलास में ही गिरता है, ड्यू टू इनर्शिया ऑफ रेस्ट। क्योंकि आपने फोर्स लगाया गत्ते पर, ताश के पत्ते पर, न कि सिक्के पर। सिक्के पे कोई बल नहीं लगा, तो ड्यू टू इनर्शिया ऑफ रेस्ट सिक्का वही रहना चाहता है और वही गिलास में गिर जाता है। अगला एग्जांपल ले लेते हैं हम। पेड़ की टहनी को हिलाने से उसके पत्ते या फल टूटकर गिर जाते हैं। पेड़ की शाखा, टहनी, ब्रांच को हिलाएंगे तो उससे जो फल या पत्ते होते हैं, अगर कमज़ोर तरीके से लगे हैं या ज़्यादा तेज आप हिला दिए हैं तो अलग हो जाते हैं, ड्यू टू इनर्शिया ऑफ रेस्ट। क्योंकि आपने टहनी पे फोर्स लगाया है, न कि फल या पत्ते पर। फल या पत्ता वहीं रहना चाहेगा और उससे क्या हो जाता है, अलग हो जाता है। ऐसे तमाम एग्जाम्पल है, बहुत आप पढ़ते रहिएगा। अब ये रहा आपका विराम का जड़त्व। एक कैरम बोर्ड की गोटी वाला भी एग्जाम्पल ले लीजिए आप। कैरम बोर्ड आप खेल रहे होते हैं, तो कैरम बोर्ड में आप इस तरह से सारी गोटियाँ एक पे एक ऐसे रख लेते हैं, और एक गोटी से जब स्ट्रोक करते हैं तेज़ी से, तो अगर आपका स्ट्रोक तगड़ा है तो कभी कभी आप देखते होंगे कि बस एक गोटी या दो गोटी बाहर निकलती है, बाकी एक पे एक ऐसे ही लग जाता है, ड्यू टू इनर्शिया ऑफ रेस्ट। क्योंकि आपने फोर्स किसी पर्टिकुलर एक दो गोटी पे ही अच्छे से लगाया तेज़ी से, बाकी तो रेस्ट में रहना चाहेंगे तो वैसे ही रह जाते हैं। तो ये कैरम बोर्ड वाला भी एग्जांपल आपका इनर्शिया ऑफ रेस्ट का एग्जांपल है। तो ये इतनी, हाँ, ये गीले बाल सुखा रहे हैं, गीले बाल अगर आप झटक रहे हैं तो उससे जो बूंदें होती है पानी की वो भी बाहर निकल जा रही हैं, ड्यू टू इनर्शिया ऑफ रेस्ट। तो ये सब एग्जांपल आपके आ जाएंगे विराम के जड़त्व, इनर्शिया ऑफ रेस्ट में। अब हम देखेंगे दूसरा, गति का जड़त्व। आप चाहें तो एग्जाम्पल नोट डाउन कर सकते हैं कि एग्ज़ाम में आएगा तो सर बोले थे कि ये है आपका, या फिर आप एक दो बार वीडियो देख के या सुन के अच्छे से याद कर लें। गति का जड़त्व, इनर्शिया ऑफ मोशन। इसे देखिए तो सेम वही कॉन्सेप्ट कि यदि कोई वस्तु गति में है
कोई भी वस्तु गति में है तो गति में ही रहेगी जब तक कि उस पर कोई बाह्य बल न लगे। जब तक कि उस पर कोई बाह्य बल न लगे तो आपका वस्तु गति में रहना चाहेगी। वो घर्षण बल हो सकता है या कोई अलग तरह का रेजिस्टेंस होता है जो उसकी गति का विरोध करता है। नहीं तो फिर आप बॉल फेंक देते हैं, अगर कोई बल ना लगे तो वो चलता ही रहे ना, कोई बल है तभी तो रोक रहा है उसको। तो यही है, बिना किसी बाह्य बल के आप गति को विराम में नहीं कर सकते हैं। तो गति का जड़त्व का एग्जाम्पल अगर हम लेना चाहें तो सबसे पहला एग्जाम्पल वहीं से स्टार्ट करते हैं जहाँ से विराम का हुआ था कि यदि आप किसी वाहन या कोई भी गाड़ी में, बस में बैठे हैं और चलती हुई बस है, चल रही है और अचानक से ड्राइवर अचानक ब्रेक मार दिया, तो अचानक ब्रेक मारने पर आप आगे की तरफ झटका खा जाते हैं। या बस से, ट्रेन से, चलती बस ट्रेन से आप उतरते होंगे तो आपको ड्राइवर या कंडक्टर कहता हो या लोग जो यात्री हैं आपको सजेस्ट करते होंगे। वैसे भी हमारे यहाँ तो भारत में सुझाव बिना कुछ कहे आपको देते रहते हैं, थोड़ा सा चल दीजिएगा नहीं तो गिर सकते हैं। तो चलती बस या ट्रेन से जब उतरते हैं तो आपको लोग सुझाव देते हैं कि थोड़ा सा दौड़ जाइएगा आगे की तरफ जिधर आप उतर रहे होते हैं। क्यों? क्योंकि अगर आप थोड़ा सा गति में हैं और गति बरकरार रख के धीरे धीरे अगर रेस्ट में नहीं आएंगे, अचानक से चलना चाहेंगे तो गिर सकते हैं। इसीलिए आपको उतरती जो चलती ट्रेन या बस से उतरने को कहा जाता है, थोड़ा सा चलने को कहा जाएगा। दूसरा एग्जाम्पल था कि वाहन या बस में बैठे हैं और अचानक ब्रेक लगे चलती वाहन में, तो आप आगे की तरफ झटका खा जाएंगे क्योंकि ब्रेक लगने पर जो आपकी बॉडी का हिस्सा उस गाड़ी के सीट के संपर्क में रहा है वो तो रेस्ट में आ जाएगा तुरंत उस वाहन के साथ, लेकिन ऊपरी हिस्सा आपका गति में आना चाहेगा जिसकी वजह से आप आगे की तरफ धक्का खा जाते हैं। दूसरा एग्जाम्पल ले लेते हैं हथौड़ा देखे होंगे। हथौड़ा जैसे या कुल्हाड़ी, हथौड़ा या कुल्हाड़ी गांव में तो प्रयोग किए ही होंगे, अब पता नहीं, या तो ऐसे भी आप कभी न कभी तो देखे ही होंगे। तो हथौड़ा कुल्हाड़ी जब आपका थोड़ा सा ये रहता था, इसमें लकड़ी में फंसा रहता है, जो उसका हत्था होता है उसमें फंसा रहता है, तो वो कभी कभी ढीला हो जाता है। तो उसको कसने के लिए हम उसको ज़मीन पर 3-4 बार पटक देते हैं तो कस जाता होगा ड्यू टू इनर्शिया ऑफ मोशन। क्योंकि जब हम पटकते हैं तो ये लकड़ी, तो इसका जो हत्था होता है वो तो मोशन में आता ही है, साथ ही साथ ये भी मोशन में रहता है। जब हम पटकते हैं ज़मीन पर तो ये लकड़ी तो आपका आ जाता है रेस्ट में, पीटने पर ज़मीन पर ये लकड़ी आपका रेस्ट में आ जाएगा, लेकिन इसमें जो आपका हथौड़ा लगा होगा, जो आपका कुल्हाड़ी का लगा होगा लोहे का, वो एक समय जा कर के इसमें क्या होगा, रुक जाएगा, जहाँ तक जाएगा नहीं, रुक जाएगा। तो ये आपका हो गया किसका, गति का जड़त्व का एग्जाम्पल। अगला एग्जाम्पल लेते हैं टूटे। अगर अब कांच को देखा जाए तो कांच का एग्जाम्पल ले लीजिएगा। देखिएगा कांच अगर है आपका, इसे अगर हम पत्थर से मारते हैं, तेजी से अगर पत्थर से मार रहे हैं तो ये शीशा चटक जाता है, कांच चटक जाता है। लेकिन अगर ये गोली मारी जाए तो इसमें होल, छेद हो जाता है। इसका एग्जाम्पल कैसे क्लियर करेंगे कि गति का जड़त्व है? जब आप पत्थर से मारते हैं तो इसके आसपास का कण भी गति में आना चाहता है ड्यू टू इनर्शिया ऑफ मोशन, जबकि गोली मारने पर इतना मोमेंटम होता है कि वो उतना ही पार्ट को जो है फोर्स लगा करके निकल लेता है। लेकिन जब पत्थर मारते हैं तो आसपास का पार्टिकल भी गति में आना चाहेगा, डिस्टर्ब होता है, जिसकी वजह से शीशा क्या होता है, चटक जाता है। और अगला एग्जांपल ले सकते हैं कि जब साइकिल आप चला रहे होते हैं तो पैडल मारना बंद कर देते हैं तो भी साइकिल कुछ दूर तक चली जाती है। ये भी आपका किसका एग्जांपल है, गति का जड़त्व का। तो इतने एग्जांपल काफ़ी है और भी एग्जांपल होंगे। आप न्यूटन्स के गति विषयक नियम जब पढ़ेंगे तो उसमें और मिलेगा, तो और भी देख सकते हैं। इतना एग्जांपल काफ़ी है। लास्ट एग्जांपल आपका आ जाता है, लास्ट जो है इनर्शिया, वो है दिशा का जड़त्व, इनर्शिया ऑफ डायरेक्शन। देखिए कोई वस्तु जिस दिशा में है उसी निश्चित दिशा में बनी रहेगी जब तक कि उस पर कोई बाह्य बल न लगे। याद रखिएगा, जैसे टेबल पे पड़ी किताब है तो जैसे ही है, डस्टर पड़ा हुआ है तो डस्टर जैसा है वैसे ही है, जब तक कि उस पर कोई फोर्स नहीं लगेगा वो वैसे क्या है वैसे ही उसी डायरेक्शन में बना रहेगा। अब इसका एग्जांपल एक छोटा सा ले सकते हैं कि जब वाहन आपकी चल रही है, उसमें आप बैठे हैं और अचानक से वाहन दाएं मुड़े तो आप बाएं की तरफ झुक जाते हो, अगर बाएं मुड़ती है तो आप दाएं झुक जाते हैं। तो ये आपका हो गया किसका, दिशा का जड़त्व। अब इसी पूरे एग्जाम्पल, पूरे टॉपिक को अगर हम उठा लें तो ये बन जाता है न्यूटन्स का प्रथम नियम। तो यहीं से जितना मैं एग्जाम्पल बताया हूँ वो सब आपके न्यूटन के प्रथम नियम के अंतर्गत आएंगे। वो याद रखिएगा, पूरा का पूरा न्यूटन का प्रथम नियम।
इनर्शिया का नियम है जिसको मैं डिस्क्राइब कर दिया पूरा अच्छे से एग्जाम्पल सहित, आप देख लीजिएगा। फिर भी एक बार थोड़ा सा रिकॉल कर देता हूँ, देख लीजिएगा। न्यूटन्स का प्रथम नियम, अगर इसी को मिला के हम बोल दें एक लाइन में, जो न्यूटन का स्टेटमेंट था जो आप पढ़े हुए हैं कि न्यूटन के प्रथम नियम के अनुसार, जैसा कि आप नोट्स बनाते हैं, लिखते हैं, पढ़ते हैं, न्यूटन के प्रथम नियम के अनुसार यदि कोई वस्तु गति में है तो वह गति में रहना चाहेगी, विराम में है तो वह विराम में ही रहना चाहेगी, या किसी निश्चित दिशा में बनी है तो उसी दिशा में ही बनी रहना चाहेगी जब तक कि उस पर कोई बाह्य बल ना लगे। विदाउट एक्सटर्नल फोर्स वह ऑब्जेक्ट जिस भी पोजीशन में है, मोशन में है तो मोशन में, रेस्ट में है तो रेस्ट में, किसी डायरेक्शन में पर्टिकुलर बना है तो उसी तरह बना रहेगा जब तक कि उस पर कोई आप एक एक्सटर्नल फोर्स नहीं लगा देते। ये हो गया आपका न्यूटन का गति विषयक प्रथम नियम। इसे क्या कहते हैं, ये भी क्वेश्चन आया हुआ है आपका कि न्यूटन के प्रथम नियम को क्या कहा जाता है। तो न्यूटन के प्रथम नियम को जड़त्व का नियम कहते हैं, लॉ ऑफ इनर्शिया बोलते हैं। इससे क्या होता है, इससे पता चलता है बल की परिभाषा, बल का प्रभाव। तो पेपर में ये भी पूछा था कि बल की परिभाषा किससे बताते हैं, तो बल की परिभाषा न्यूटन के प्रथम नियम से बताई जाती है। न्यूटन के प्रथम नियम से क्या बताते हैं, बल की परिभाषा या प्रभाव। एक छोटा सा एग्जाम्पल हम और बोले थे कि बिना बाह्य बल के, या कहा जाए कि वस्तुओं के स्थिति में परिवर्तन करने के लिए बल आवश्यक है, यह न्यूटन्स के किस नियम में बताया गया है, तो याद रखिएगा प्रथम नियम में बताया गया है। अब इसका दूसरा पार्ट जो होगा उसमें हम अभी इंक्लूड करेंगे संवेग, आवेग, इम्पल्स और मोमेंटम को। अगर थोड़ा सा सही रहा वीडियो तो हम पूरा का पूरा न्यूटन सेकेंड लॉ ऑफ मोशन डिस्क्राइब कर देंगे उसी में। हाँ ठीक है, इसके आगे वाले पार्ट में जो फीस का आएगा उसमें मैं न्यूटन सेकेंड लॉ ऑफ मोशन, इम्पल्स, मोमेंटम पूरा कवर कर दूंगा। तब तक आप चैनल के साथ बने रहिए। अगर आपको वीडियो पसंद आ रहा है तो वीडियो को लाइक करना ना भूलें। अगर थोड़ा सा भी लग रहा है कि मैं आपको एक्सप्लेन कर पा रहा हूँ, आप जो चाहते हो चीज़ें आपको रिलेट करके एग्ज़ाम में बन जाएंगे आपके क्वेश्चन, तो प्लीज़ अगर अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो कर लें। और जो भी आपके ऐसे ग्रुप हैं, स्टडी ग्रुप हैं, जिनसे ये वीडियो जहाँ तक पहुँच जाए, जिनको ऐसे बेनिफिट मिल सकता है इस वीडियो का, तो उसे उस ग्रुप में शेयर भी कर दें। धन्यवाद, थैंक यू।